स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा की है। 27 फरवरी को 15 राज्यों में मतदान होगा। 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक एमपी बनेंगे। तो 27 फरवरी के 15 राज्यों में मतदान होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा की है। मतदान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 15 राज्यों की राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी। तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को 15 राज्यों में मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। राज्यसभा चुनाव भारत के कुछ राज्य विधानमंडलों के बीच 6 साल के नियमित चक्र के हिस्से के रूप में होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक एमपी बनेंगे। 27 फरवरी को 15 राज्यों में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को 15 राज्यों में मतदान किया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे का समय है मतदान का। चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है। 56 राज्यसभा सीटें जिनको लेकर चुनाव का ऐलान किया गया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक एमपी बनेंगे। 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है चुनाव के लिए। तो 27 फरवरी को 15 राज्यों में मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा की है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कल ऑल पार्टी की मीटिंग सुबह 11:30 बजे होगी। मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सरकार संसद के एजेंट को बताएगा। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सुबह 11:30 बजे मीटिंग होगी। और लगातार ये बड़ी खबर, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, बैठक में सरकार संसद के एजेंडे को बताएगा। तो दिल्ली में कल ऑल पार्टी की मीटिंग है। इस वक्त ये बड़ी खबर और सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग होगी। झारखंड से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम को ईडी का समन। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर, झारखंड के सीएम को ईडी का समन भेजा जा रहा है। झारखंड के सीएम को 10वीं बार ये ईडी का समन। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। इस वक्त ये बड़ी खबर, ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार ये समन भेजा है। लैंड स्कैम मामले में पूछताछ की जा रही है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये पूछताछ की जाएगी। तो झारखंड के सीएम को ईडी ने समन भेजा है। 10वीं बार ईडी का ये समन सोरेन को भेजा जा रहा है। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। उनसे पूछताछ करने के लिए बताया जा रहा है। 29 जनवरी से लेकर ये पूछताछ शुरू होगी और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये पूरी पूछताछ ईडी करती हुई नजर आएगी। तो झारखंड के सीएम को ईडी का ये समन भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता कंचन कनोडिया से। कंचन, तो क्या माना जाए, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि ईडी ने 10वां सम्मन भेजकर उन्हें तलब करने के लिए बोला है और 29 से लेकर 31 तारीख के बीच में उन्हें पेश होने के लिए कहा है। उससे पहले, ठीक 2 दिन पहले हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं अपने प्राइवेट जेट में और दिल्ली आने के बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और आज हम हेमंत सोरेन के घर के बाहर, शांति निकेतन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार ईडी की टीम यहाँ पे सुबह 7 बजे से उनके ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। सुबह से पूछताछ जारी है। पहला यहाँ पे उनके आवास पर पूछताछ की जा रही है। दूसरा, उनके पिताजी शिबू सोरेन के आवास पर, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे उनके आवास पर ईडी की दूसरी टीम मौजूद है। और तीसरा, झारखंड भवन में ईडी की टीम मौजूद है। तीनों जगह पर ईडी की टीमें मौजूद है। और लगातार यहाँ पे हम हेमंत सोरेन के घर के बाहर खड़े हैं, शांति निकेतन के बाहर। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार सुबह से ईडी के अधिकारियों का आना लगा हुआ है। और अभी फिलहाल अभी ईडी का एक बड़े अधिकारी आते हैं गाड़ी में से और स्टैंप लेकर जाते हैं
अंदर की तरफ लगातार उनके हेमंत सोरेन के जो दिल्ली में उनके ड्राइवर है उनको उससे लगातार सुबह से पूछताछ की जा रही है। बता दें इस स्टैम्प का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे मामले में। देखिए जिस प्रकार से किसी से पूछताछ होती है और जब पूछताछ पूरी हो जाती है लगातार उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है, जो भी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है उस पर वो स्टैम्प का यूज़ किया जाता है। इसको लेकर बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं। क्या जो उनके ड्राइवर से सुबह से पूछताछ जारी थी की जा रही थी, क्या इस बात को अब ये समझा जाए कि वो पूछताछ पूरी हो चुकी है? लेकिन हम आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि हेमंत सोरेन 27 तारीख को दिल्ली आए थे, उसके बाद से वे अभी तक गायब है। लगातार उनके हमारे जो सूत्र है, एयरपोर्ट सूत्र, वहाँ के हवाले से खबर आई है उनका जो अपना प्राइवेट जेट है वो वहाँ पर पार्क है दिल्ली एयरपोर्ट पे। लेकिन अभी ऐसा माना जाए कि वो दिल्ली में है या नहीं है इसकी किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनके तीनों जगहों पर अभी फिलहाल ईडी की छापेमारी लगातार सुबह से जारी है। बिल्कुल कंचन, और जिस तरह से हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं ईडी के समन को। 9 समन पहले भेजे जा चुके हैं, इस बार 10वां समन भेजा जा रहा है। क्या ये कार्रवाई आगे और बढ़ेगी और आखिर क्या वजह है? अगर उन्होंने स्कैम नहीं किया है तो पूछताछ से बचने के कारण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें जिस प्रकार से 20 जनवरी को हेमंत सोरेन झारखंड में उनसे ईडी ने बातचीत की थी। करीब 7 घंटे वो बातचीत चली थी, ईडी की पूछताछ चली थी उनसे। लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हें 25 तारीख को सम्मन किया जाता है, फिर 27 तारीख को सम्मन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है 29 से 31 के बीच में आपसे दोबारा पूछताछ होगी। उसी के बीच में उससे ही पहले 27 तारीख को हेमंत सोरेन का गायब हो जाना, इसको लेकर एक ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है वो सरेंडर करने से पहले कि उन्हें किन मुद्दों पे, किन पॉइंटों पे होती है आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ती हुई मुश्किलें हेमंत सोरेन की, और आइए सीधा रुख करते हैं, सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 साल के अंदर 2027 तक, अभी 2024 से 2027 तक 4,500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की दिल्ली के अंदर इस पॉलिसी के लागू होने से हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। इसमें 750 रूफटॉप के ऊपर और 3750 जो डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे वो। तो एक तरह से आज जो 1500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 3 साल में हम इसको 3 गुना कर लेंगे, 4,500 मेगावाट पे ले जाएंगे। और हमारी कैलकुलेशंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल लगाने के लिए खरीदेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 साल के अंदर अंदर वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। हमने इतनी ज़्यादा इसके अंदर सब्सिडी और स्कीम्स देने का प्रावधान किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप 360 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज 360 यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 201 से 400 यूनिट के बीच में वाली स्लैब में आप आते हैं, आपका आधा बिजली का बिल आ रहा है आपका। आप अपने घर में 2 किलोवाट पावर का रूफटॉप पैनल लगवाते हैं, रूफटॉप पे पैनल लगवाते हैं, तो मार्केट रेट के हिसाब से सब्सिडी, टैक्स वगैरह सब मिला मिलो के 90,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये पैनल लगाने की। आपका अगर 0 बिजली का बिल आने लग जाता है तो 1370 रुपए हर महीने आपके बचने लग जाएंगे, और 700 रुपए हर महीने आपको दिल्ली सरकार इसके अंदर हम एक वो देने वाले हैं, इंसेंटिव देने वाले हैं, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। वो जो इंसेंटिव आपको मिलेगा उससे आपको 700 रुपये महीने की कमाई होने लग जाएगी, तो लगभग मोटा मोटा 2,000 रुपये महीने की आपकी बचत और कमाई होगी। तो 24,000 रुपये साल के बचेंगे, और 4 साल के अंदर आपकी 90,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर निकल आएगी। 4 साल की इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद ये पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं, उससे भी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन 25 साल की लाइफ है। 25 साल तक आपकी बिजली फ्री रहेगी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा है लोगों को। दिल्ली सरकार इसमें 5 किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है इस स्कीम के अंदर। एक है 3 किलोवाट तक का अगर आप लगाते हैं सोलर पैनल, तो 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो प्रोड्यूस करेंगे आप बिजली उस सोलर पैनल से, 3 रुपये प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करा देगी। अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक जब करते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपको ये जमा करा दिया जाएगा, और 5 साल तक आपको ये जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा।
हमारी जो 2000 और ये पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार दे रही है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, और कोई सरकार नहीं दे रही है। 2016 में हमने जो पॉलिसी लागू की थी, उस पॉलिसी के अंदर भी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया है। जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ मिनिमम जनरेशन रखा हुआ था कि इतना जनरेशन करोगे तभी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो कुछ नहीं रखा, 1 यूनिट पैदा करोगे तब भी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा उसमें था कि साल में 2 बार जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो है वो आपके अकाउंट में डाला जाता था। अब हर महीने आपके बैंक में अकाउंट में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव डाला जाएगा। दूसरा, इस स्कीम के तहत हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। पर किलोवाट 2000 रुपये दिल्ली सरकार आपको रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ कैपिटल सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के ओवर एंड अबाउ दिल्ली सरकार की ये सब्सिडी होगी। फिर एक नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में होता है कि जितनी बिजली आप खपत करेंगे, जितनी बिजली आप डिस्कॉम से लेंगे और जितनी बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे, उसको नेट कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सोलर पैनल से किस तरह से दिल्ली वासियों को लाभ होगा, इसकी जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। सरकार से बाहर होने के अगले दिन लालू पर एक्शन हुआ है। पटना ईडी ऑफिस में 11 बजे से पूछताछ जारी है। 3 घंटे से लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लैंड जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पटना ईडी ऑफिस में 11 बजे से ईडी पूछताछ कर रही है लालू यादव से। 3 घंटे से ये पूछताछ चल रही है लालू यादव से, और लैंड जॉब स्कैम का ये मामला है जिसको लेकर लगातार ईडी लालू यादव पर कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है। आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी ने कहा है कि किस तरह से लालू यादव बीमार चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, और सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है ईडी पर कि ये पूछताछ जानबूझकर की जा रही है, कार्रवाई जानबूझकर हो रही है, और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के जवान ईडी ऑफिस के बाहर लगा दिए गए हैं। तो कार्यकर्ता आरजेडी के जो प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर विरोध जता रहे थे कि ईडी लालू यादव से पूछताछ क्यों कर रही है, और अब यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो लैंड जॉब स्कैम मामला है ये, जिसको लेकर ईडी ने कार्रवाई करते हुए लालू यादव से पूछताछ शुरू की है। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है पूछताछ करते हुए, और वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं कि आखिर ईडी लालू यादव को परेशान क्यों कर रही है। लेकिन एक बड़ा मामला उनके ऊपर है, लैंड जॉब स्कैम मामला है, लैंड जॉब का ये मामला, और कहीं ना कहीं जॉब के बदले लैंड की ये बात यहाँ पर, और इसको लेकर ही ईडी ये कार्रवाई कर रही है। पूछताछ की जा रही है लालू यादव से, और कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं जिसको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस पूछताछ को, और ये एक्शन लालू यादव पर लिया जा रहा है ईडी की तरफ से। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो यहाँ पर काफी गुस्से में थे। प्रदर्शन किया जा रहा था ईडी ऑफिस के बाहर, और ऐसे में अब सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया है ईडी ऑफिस के बाहर। सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। भारी सुरक्षा बल सीआरपीएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो ईडी ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं, और जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया। ईडी ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मुस्तैद है इस वक्त, क्योंकि अंदर लालू यादव से पूछताछ चल रही है ईडी ऑफिस में, और उनके ऊपर लैंड स्कैम मामला है, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है, जिसको लेकर ईडी ये पूरी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता। साथ ही लालू यादव के परिवार से भी लोग इस जांच का विरोध कर रहे हैं। और वहीं लालू यादव की बेटी का नीतीश पर हमला, रोहिणी आचार्य का नीतीश पर हमला, पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार, गिरगिट का जिक्र यहां पर किया है, और ईडी और सीबीआई भी इसके जिम्मेदार होंगे। निष्ठा की भी हद पार रोहिणी का ये बयान है। उन्होंने कहा सबको पता है पापा की हालत कैसी है, बिना मदद के चल भी नहीं सकते। तो लालू यादव की बेटी रोहिणी जिसने ये जिक्र किया है कि किस तरह से लालू यादव बीमार है, परेशान है, ईडी और सीबीआई जिम्मेदार होंगे अगर लालू यादव को कुछ होता है।
साथ ही रोहिणी ने कहा कि निजता की सभी हदें पार कर दी गई हैं। रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पापा को कुछ हुआ तो इसके लिए गिरगिट जिम्मेदार होगा। गिरगिट शब्द का इस्तेमाल किया गया नीतीश कुमार के लिए रोहिणी की तरफ से। इससे पहले भी कई ट्वीट किए थे, लेकिन अब जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, पूछताछ कर रही है ईडी, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने नीतीश पर हमला बोलते हुए सब बातें कही हैं और पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार, इस बात का जिक्र रोहिणी ने किया है। तो ये तमाम तरह के बयान रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पापा को कुछ होता है, यानी लालू यादव को कुछ होता है, तो इसके लिए ईडी और सीबीआई भी जिम्मेदार होगी। साथ ही कहा कि निजता की सारी हदें पार कर दी गई हैं, सबको पता है कि पापा की हालत कैसी है। यानी कि यहाँ पर रोहिणी ने लालू यादव की बीमारी का जिक्र किया है, कहा है कि बिना मदद के लालू यादव चल भी नहीं सकते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो विरोध एक तरह से यहाँ पर लालू यादव की बेटी की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। नीतीश पर हमला बोला है रोहिणी आचार्य ने। जमीन ली, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर आपने गलत किया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो लालू यादव की बेटी ने ये ट्वीट कर अपनी बात रखी है। रोहिणी आचार्य एक्सपोस्ट पर जिक्र किया है कि नीतीश ने सारी हदें पार कर दी हैं, अगर पापा को कुछ होता है तो इसके लिए गिरगिट जिम्मेदार। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एमसीडी सदन में हंगामा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने की स्थायी समिति बनाने की मांग। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एमसीडी सदन में हंगामा हुआ है और यहां पर बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया। तो हंगामा हुआ है सदन में और बीजेपी ने स्थायी समिति बनाने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर हंगामा हुआ है सदन में और यहां पर समिति बनाने की मांग की गई है। तो दिल्ली एमसीडी सदन में ये बड़ा हंगामा और कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया है। तो हंगामा यहां पर हुआ है एमसीडी सदन में। बीजेपी ने स्थायी समिति बनाने की मांग की है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर एमसीडी सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी ने स्थायी समिति बनाने की मांग की है। दिल्ली एमसीडी सदन जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया है और स्थायी समिति बनाने की मांग भी यहां पर बीजेपी ने कर दी है। तो दिल्ली एमसीडी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और यहां पर एक बड़ा हंगामा हुआ है बीजेपी की तरफ से। दिल्ली एमसीडी सदन में यह हंगामा, बीजेपी के नेताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने सदन में यह प्रदर्शन किया और कहा जा रहा है कि स्थायी समिति बनाने की मांग की गई है। तो बीजेपी ने स्थायी समिति बनाने की मांग की है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली एमसीडी सदन में हंगामा हुआ है, स्थायी समिति बनाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया है और यहां पर स्थायी समिति बनाने की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं, लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी है।